ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो फटाफट क्या करेंगे, आई के बराबर लिखेंगे और जो व्यंजक दिया गया है करेंगे उसका समाकलन बना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है भाई, और प्लस का 2, इतना दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नीचे लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, इसके पहले गुणनखंड करो। अगर गुणनखंड इसके हो जाते हैं तो आंशिक भिन्न का यूज करके समाकलन करेंगे। अगर इसके गुणनखंड नहीं होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट पूर्ण वर्ग विधि लगा के आपको इसका समाकलन करोगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के गुणनखंड नहीं होंगे। 2 एकम 2, अब 2 के 2 संख्याएं बताइए, जोड़ेंगे या घटाएंगे, 2 मिलना चाहिए। तो अगर 2 एकम 2 कर रहे हो, 2 और 1 3 हुआ, जोड़ने पर चाहिए मेरे को 2। अगर घटा रहे हैं तो 1 मिलेगा भाई, चाहिए मेरे को 2। तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे। जब गुणनखंड नहीं होंगे तो आंशिक भिन्न यूज नहीं होगी यहाँ पे। फिर आपको कौन सा रूल लगाना है, पूर्ण वर्ग विधि से आपको इस व्यंजक का समाकलन करना है। तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या चाहिए मेरे को, आंशिक भिन्न तभी आप लगा पाओगे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग विधि, हाँ पूर्ण वर्ग विधि तभी आप लगा पाओगे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अब पूर्ण वर्ग विधि लग जाएगी तो फटाफट यहाँ पे क्या करेंगे, आई के बराबर लिखेंगे। पहले ये तीनों पद लिखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, एक्स का गुणांक आपको चाहिए, एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे 2 है। इसका आपको क्या करना है, आधा करना है। आधे का मतलब है आपको 2 का भाग लगाना है। काटो भाई, जितना मिलेगा इसका वर्ग आपको जोड़ना है और घटाना है। क्या बोलता हूं, पूर्ण वर्ग विधि। तो 1 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और 1 का स्क्वायर घटाना है, ठीक है भाई, और यहाँ पे dx। इतना काम करने के बाद फिर आपको देखना है एक्स स्क्वायर का चिन्ह। अगर एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस का है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा वही आपको देना है। तो एक्स स्क्वायर आपको देखना है, प्लस है तो एक्स के दोनों पदों को जो वर्ग जोड़ा है वही आपको देना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का चिन्ह निगेटिव है तो एक्स वाले दोनों पदों को जो वर्ग घटाया है वही आपको देना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो आपको एक्स वाले दोनों पदों को क्या देना है, जो वर्ग जोड़ा है वही देना है। तो होल स्क्वायर बन जाएगा, देखो कैसे, 1/x स्क्वायर प्लस का 2x और यहाँ पे 1 का वर्ग, ठीक है। 3 पद मिल गए। अगर यहाँ पर प्लस का आपको दिख रहा है 2x तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। जो बचेगा उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -1 का वर्ग 1, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको करना है। अब आप जानते हो मेरे को कि अगर मेरे को प्लस यहाँ पे दिख रहा है बीच में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है भाई। 2 में से 1 गया, 1। अब ये 1 जो है इसका भी वर्ग कर दो, बन जाएगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फटाफट आप जानते हो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे dx। तो 1/a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c, ये आपको फार्मूला लगाना है। a का मान मिल जाएगा 1 यहाँ से, और x कितना मिलेगा आपको, x प्लस 1 मिलेगा। तो इस फार्मूले में x के स्थान पे x प्लस 1 रखना है और ये जो a आपको दिखाई दे रहा है इसके स्थान पे 1 रखना है, हो जाएगा समाकलन। तो देखो भाई सारे स्टूडेंट लाइक कर दें क्लास को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ i के बराबर 1/a का मान कितना है 1, ठीक है भाई, इंटू में tan इनवर्स x कितना है मेरा x प्लस 1 अपॉन में a। अब इसके बाद आप जानते हो समाकलन में
अपान में अवकलन किया जाता है। किसका करोगे, यहाँ पे जो आपको x+1 दिख रहा है इसका आपको अवकलन करना है और अपान में लिखना है। तो मैंने 2024 में नई ट्रिक क्या बताई, x+1 का अवकलन करो या फिर x का गुणांक लिख दो। यहाँ पे एक ही बात है, तो x+1 में x का गुणांक बताओ, एक है ना, तो एक लिख दो, ठीक है, और प्लस का c। इस तरीके से आपको अवकलन करना है अपान में। अब i के बराबर मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x+1 और प्लस c। ये मेरा क्या आ गया, उत्तर आ गया। सारे स्टूडेंट नोट कर लें, tan इनवर्स x+1 प्लस c। शिवानी जी ये हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आप जानते हो दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा खींची जाती है, दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा खींची जाती है, तो रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोज्या ज्ञात कर सकते हो। अगर दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है तो उस रेखा के दिक् अनुपात भी होते हैं, दिक् कोज्या भी होती हैं। हमसे कहा है दिक् कोसाइन आपको निकालना, मीन्स एल का मान, एम का मान और एन का मान आपको निकालना। तो दिक् अनुपात पता कर लो। जब दिक् अनुपात रेखा के पता चले जाएंगे तभी दिक् कोज्या आप ज्ञात कर सकते हो। तो फटाफट यहाँ पे देखो सारे स्टूडेंट, मैंने कहा दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, मैंने खींच ली। पहला बिंदु क्या है, 245, यही है भाई। फिर इसके बाद में क्या है, 123, आराम से लिखो, ठीक है। अब आप जानते हो अगर मैं इसको x1, y1 और z1 लेता हूं और इसको x2 और y2 और z2 लेता हूं तो आराम से दिक् अनुपात निकाल सकते हो। तो यहां पे लिख लो दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपात जानते हो a v c, यही तो होते हैं दिक् अनुपात। कैसे निकालते हो, बाद वाले में से पहला वाला आपको माइनस करना है, x2 में से x1 आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आप x2 कर लो, ठीक है। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, फिर कामा। अब बीच वाले के साथ में माइनस करना है, तो y2 माइनस y1। लास्ट वाले के साथ माइनस करना है, तो ये c का मान आ जाएगा, ठीक है। तो a v c। अब आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में से इतना माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा भाई। ये x2 का मान यहाँ पे रखो, x1 का -2 है, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। y2 का मान 2 है मेरा और y1 का मान कितना है, 4 है मेरा, ठीक है भाई। अब इसके बाद z2 का मान कितना है, 3 है। z1 का मान -5 यहाँ पे लिखो, ठीक है भाई। ये -5 आपको लिख लेना है। ये -5 जब यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ के और यहाँ पे घटा के यहाँ पे जोड़ के आपको लिखना है, ठीक है भाई। ये आ चुके हैं रेखा के दिक् अनुपात, ए बी सी के मान निकल आए। अब आराम से दिक् कोसाइन आप निकाल सकते हो। शिवानी जी ठीक है, 3 - 2 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं एक ही बात है, दिक् कोसाइन या फिर दिक् कोज्याएं एक ही बात है। तो यल के बराबर फार्मूला क्या होता है, a/रूट में a² + b² + c², यही होता है, ठीक है भाई। a का मान फटाफट देखो कितना है, 3। तो अपान में आप क्या लिखोगे, 3 का वर्ग -2 का वर्ग और +8 का वर्ग। अब रूट के अंदर बता दो कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 के बटे में 3 का वर्ग 9 हुआ, -2 का वर्ग 4 हुआ और यहाँ पे 64 हुआ। 64 और 4 68, 68 और 9 को जोड़ता हूँ तो 77 मिलेगा। 3 के बटे में रूट में 77, ठीक है भाई। अब ऐसे ही आप एम के बराबर निकालो। फार्मूला होता है v के अपान में a² + b² और प्लस का c², ओके भाई। b का मान देख लो कितना है, -2 है। नीचे आपको यही वाला लिख लेना है, ओके भाई। अब n के बराबर देख लो क्या होता है, c के अपान में रूट में a² + b² और प्लस c², ये होता है। अब c का मान देख लो कितना, 8 बटे में आपको रूट 77 ही लिखना है। तो ये मेरा n का मान आ गया, ठीक है। तो l का मान, m का मान और n का मान निकाल लो। क्या मैं बोलता हूं, दिक् कोसाइन बोलता हूं। तो 2 नंबर मेरे पक्के हुए।
कभी यादव 3/√77, 2/√77, ठीक है, नेगेटिव का है, और फिर 8/√77। ओके, अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। फटाफट जो है लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो। गुड इवनिंग हाइकर रिशु। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और अवरोध मेरे पास है 1 2 3 4 5 अवरोध हैं। तो नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ये जो सवाल है नए तरीके से आपको बताऊंगा, जिसमें कम समय लगेगा और नंबर आपको 2 पूरे मिलेंगे। या तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, या 2 नंबर का आता है, या 8 नंबर का आता है। क्वेश्चन 101% आता है रैखिक प्रोग्रामन का। तो रैखिक प्रोग्रामन का एक सवाल 101% आपको मिलेगा बोर्ड पेपर में। तो इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें कम समय लगेगा और नंबर पूरे मिलेंगे। तो अगर रैखिक प्रोग्रामन का सवाल आपको दिख जाए, तो सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न में ये देखना है न्यूनतम या फिर अधिकतम, कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वही लिखना है। तो फटाफट यहाँ पे देखो, न्यूनतम लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यूनतम z के बराबर, यहाँ पे लिखो फटाफट। जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे ही पेपर में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो न्यूनतम z कितना दिया गया है, 3x + का 9y दिया गया। ठीक है भाई। अब इसके बाद अवरोध लिखेंगे, कितने हैं मेरे पास। पहला है x + 3y < 60, फिर क्या है x + का y > 10। ठीक है भाई। फिर तीसरा है x < y, चौथा है x > 0 और पांचवा है y > 0। तो इस तरीके से आपको लिखना है अवरोध। अब मैं आपको एक बताता हूं बेसिक। किसका बेसिक है ये, रैखिक प्रोग्रामन में कोई सा सवाल लगाओ, ये थोड़ा सा बेसिक समझ लो, सारे सवाल लग जाएंगे। तो आप जानते हो अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण, ये आपने पढ़ा होगा 10th 11th में। ठीक है, अगर सरल रेखा 10th में पहले थी, अभी भी है, 11th में सरल रेखा आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा x/a y/b = 1, यही पढ़ा है 10th में 11th में सरल रेखा में अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो अगर मैं x के अपान देखता हूं, तो x अक्ष पे आपको बिंदु मिलेगा a, 0। भाई अगर x के अपान देखते हो तो x अक्ष पे बिंदु मिलता है, y के अपान अगर देखते हो तो y अक्ष पे बिंदु मिलता है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हर एक अवरोध में। आपके पास 5 अवरोध हैं, उसी अवरोध का अंतःखंड बना सकते हो जिसमें 3 पद होते हैं, अचर पद 0 ना हो, तभी आप इस रूप में लिख सकते हो दिए गए अवरोध को। तो आपको यह समझना है किस अवरोध का अंतःखंड रूप बनेगा। मैं पहले से ही बताता हूं, उस अवरोध का अंतःखंड बना सकते हो जिस अवरोध में 3 पद होते हैं और अचर पद 0 ना हो। तो पहला मेरा अवरोध है, तो यहाँ पे 3 पद हैं, अचर पद 0 नहीं है, तो इसका क्या बन जाएगा, अंतःखंड बन जाएगा। कैसे, 60 को अगर x के नीचे भेजोगे और 3y के नीचे 60 भेजोगे, बराबर 1 रहेगा, क्योंकि बराबर में मेरे 1 है। 1 अगर चाहिए तो 60 को नीचे आपको लिखना है x + 3y के, तो x के नीचे अलग से 60 आपको लिखना है और 3y के नीचे अलग से 60 लिखना है। अगर यहाँ पे कट रहा है तो काटो, तो ये आपको मिलेगा x अक्ष पे बिंदु 60, 0, ये आपको मिलेगा y अक्ष पे बिंदु। तो यही 2 बिंदु डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, बस इतना काम आपको करना पड़ेगा। और करके यहाँ पे लिखो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट। ठीक है भाई, तो 60, 0 और y अक्ष पे बिंदु 0, 20। ओके, अब इसके बाद आपको दूसरा अवरोध देखना है। ये जो दूसरा अवरोध है 1 2 3 पद हैं, अचर पद 0 ना हो,
तो अंताखंड रूप में बदल सकते हो अवरोध को। तो अगर मैं 10 को नीचे भेजता हूं तो आराम से x के बटे 10 y के बटे 10 मिलेगा। तो बिंदु आपको यहां से भी मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं ये 10 जो है x के नीचे लिखोगे तो 10,0 मिल जाएगा, y के नीचे 10 लिखोगे तो 0,10 मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको बिंदु निकालना है। ये बेसिक आपको आता है, तभी आप बिंदु बता सकते हो x अक्ष पे और y अक्ष पे। इसका आपको अंताखंड नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर तीसरे अवरोध की मैं बात करूं, केवल 2 पद हैं, तो इसका अंताखंड नहीं बनेगा। उसी अवरोध का अंताखंड बनता है जिस अवरोध में 3 पद होते हैं और अचर पद 0 ना हो। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है किसी भी अवरोध में तो समझ जाओ कि इस रूप में लिखकर आराम से बिंदु बता सकते हो। यहां पे 2 पद हैं तो अंताखंड नहीं बनेगा। अब क्या करोगे? यहां से भी आपको बिंदु ही निकालना है, क्योंकि 2 पद अगर दिखाई देते हैं और x और y होना चाहिए, 2 पद अगर दिखाई दे रहे हैं x और y होना चाहिए, तो आपको एक बिंदु मिलेगा। इस तरीके से कहीं अवरोध दिखाई दे तो एक बिंदु मिलता है। कैसे? यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे x लेस देन इक्वल y है, मैंने लिखा समीकरण के रूप में। आप जानते हो आप बिंदु तभी ये बता सकते हो जब अवरोध को, ये जितने अवरोध दिए गए 5, इन सबको समीकरण के रूप में लिखोगे। तो समीकरण का मतलब बराबर लगा लो, ठीक है भाई, समीकरण का मतलब बराबर लगा लो। अब y को पक्षांतर करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो x और y के मान। कैसे? अगर आपको x का मान चाहिए यहां से तो y का गुणांक आपको लिखना है, अगर y का मान चाहिए तो x का गुणांक आपको लिखना है, ठीक है। अगर बीच में माइनस है तो पहले वाले को आपको प्लस देना है, अगर बीच में प्लस है तो पहले वाले को माइनस देना है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो यहां से कि x और y का मान, x का मान चाहिए तो y का गुणांक लिख लो, यहां से अगर y का मान चाहिए तो x का गुणांक लिख लो। बीच में माइनस है तो पहले वाले को प्लस देना है, बीच में अगर प्लस है तो पहले वाले को माइनस देना है। तो हमें पता चल गया 1,1, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही अवरोध क्या बताते हैं? प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम छायांकित होता है। तो इन 2 अवरोध का बाद में यूज करेंगे। 1, 2, 3 अवरोध आपको यूज करना है, ठीक है भाई, 3 अवरोध को आपको यूज करना है। तो फटाफट क्या करो, डायग्राम बना लो। पहले 3 अवरोध को मैं यूज करूंगा। तो डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहीं पे फटाफट ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो और क्षैतिज रेखा खींच लो। और इतना ध्यान रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम छायांकित होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब प्रथम चतुर्थांश में डायग्राम छायांकित होता है तो प्रथम चतुर्थांश में क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। प्रथम चतुर्थांश में अगर डायग्राम छायांकित होगा तो प्रथम चतुर्थांश को ज्यादा स्पेस की जरूरत है, तो ज्यादा स्पेस आपको देना है। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? मेरा एक्स डैश है। ये मेरा भाई साहब वाई अक्ष है, ठीक है भाई, ये मेरा क्या है? वाई डैश है। और ये क्या है? मूल बिंदु, गाड़ी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। इतना डायग्राम हो गया। अब इसके बाद करोगे क्या? अंतराल आपको लेना पड़ेंगे। अंतराल जानते हो? जैसे 1 से अंतराल, या 2 से, या 3 से, या 5 से, या 10 से। तो अंतराल कौन बताएगा कि कितने से आपको यहाँ पे लेना है? ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहीं से आपको पता चलेगा कि कितने से अंतराल आपको लेना है। 1 से लेना है कि 2 से लेना है कि 5 से लेना है कि 10 से लेना है कि 15 से लेना है। जिस अवरोध का अंताखंड बना है उसी बिंदु में आपको x और y का मान देखना है। पहला और दूसरा देखो, इन 2 का ही अंताखंड बना था, तो इन दोनों के ही बिंदु आपको देखना है। x और y का मान बड़ा देखो किसमें है, उससे यह पता चल जाएगा कि कॉपी पे डायग्राम आ जाएगा या नहीं आएगा। x का मान
60 है, यहाँ पे 10 है, y का मान यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दिया 60। तो 60 से आप ये समझ गए, अगर मैंने यहां से 1 से अंतराल लिया 1 2 3 करके, तो 60 लाइनें काउंट करना पड़ेंगी और कॉपी पे नहीं आ पाएगा। अगर 1 से अंतराल लिया तो कॉपी पे नहीं आ पाएगा। अब आप जानते हो कि 60 है तो भाई 5 से ले लो, 5 से ले लो। कितनी लाइनें आपको काउंट करना पड़ेंगी? धनात्मक x अक्ष पे 5 से भाग लगा दो तो 12 लाइनें आपको x अक्ष पे काउंट करना पड़ेंगी। आराम से काउंट कर सकते हो। ग्राफ कॉपी पे आपको ये डायग्राम बनाना है तो डार्क और भद्दी लाइनें दोनों गिनो। ग्राफ कॉपी पे डार्क लाइनें भी होती हैं और भद्दी लाइनें भी होती हैं। तो डार्क अगर भद्दी लाइनें आप काउंट कर रहे हो तो आराम से 12 आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई। तो 60,0 यहाँ पे आपका मिल जाएगा। 5 से अंतराल लिया, ठीक है भाई। एक बिंदु मिला, दूसरा बिंदु 0,20 है तो 5 चक्कू 20, 4 लाइनें ऊपर कर लो, 1 2 3 4। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? पहले ये बताइए फटाफट सारे स्टूडेंट। तो आराम से क्या करो, अब इन दो बिंदुओं से एक रेखा खींच लो। एक ये बिंदु दिखाई दिया और एक ये बिंदु, ऐसे करके आपको लाइन स्केल से खींचना है। सारे स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रहा है? इसे नंबर 1 डाल दो और यहाँ पे क्या डाल दो, 0,20 डाल दो, क्योंकि ये बिंदु आपका 0,20 है, 5 चक्कू 20। अब इसके बाद इन दो बिंदु से एक रेखा खींच लो, क्योंकि इन दो बिंदु से एक रेखा खींच चुके हो। अब इन दो बिंदु से एक रेखा खींचो, 10,0 और 0,10। एक्स अक्ष पे 10,0 मिलेगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। 0,10 है, यहाँ पे मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। आपने कहा जी सर मैं खींच रहा हूं, खींचो भाई फटाफट। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, मैंने ये खींच ली। इसको नंबर क्या डालो, 2। अब 1,1 ये बिंदु कहां पे मिलेगा? देखो भाई, मैंने केवल इन दो अवरोध के बिंदु से अंतराल लिया था 5 से। इसके अलावा कोई भी बिंदु दिखाई दे तो समझो 1 2 3 करके ही आपको काउंट करना है। मतलब 1 2 3 4, ये 4 बिंदु हैं। ये किसके हैं? अंताखंड के हैं। तो अंताखंड के हैं तो अंताखंड से ही मैंने ये अंतराल लिया, 5 से 5 10 15 20 25 ऐसे करके। लेकिन अगर इनके अलावा कोई भी बिंदु दिखाई दे और आपको x और y का मान लेना है तो 1 2 3 करके ही काउंट करना है। ठीक है, तो x का मान 1 है, y का मान 1 है। तो ये जो अंतराल 5 से लिया है, 5 10 15 20 25, यही अंतराल आपको यूज करना है 1 2 3 करके। तो मैंने 1 x का मान और y का मान कितना, 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1,1। ठीक है, तो ये बिंदु 1,1 जो आपको दिखाई दे रहा है और मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, तो बिंदु मिल गए। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर एक बिंदु मिला है, दूसरा बिंदु 0,0 क्यों लिया, मूल बिंदु क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं इसको समीकरण के रूप में लिखता हूं y बराबर x, तो ये हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है रेखा। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा y बराबर mx, तो y बराबर mx जो रेखा है हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसीलिए इस वाले बिंदु के साथ में मैंने मूल बिंदु लिया। ये ध्यान रखना है, y बराबर mx कहीं रेखा दिख जाए तो हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो आपने कहा जी सर मूल बिंदु से होकर जाती है, तो आपने मूल बिंदु से खींची ये रेखा। स्केल निकाल लो फटाफट सारे स्टूडेंट। मैंने कहा ये लो भाई, ये मेरी स्केल है, इस स्केल से मैंने ये रेखा मैंने खींच ली। ठीक है भाई, अब इसके बाद करोगे क्या? इसके बाद आपको आगे के जो भी अवरोध हैं उनका यूज करेंगे। इसे नंबर पहले डाल लो, 1 2 और ये 3 नंबर है। ठीक है, मेरे पास 5 अवरोध हैं, 3 का मैं यूज कर चुका हूं, इनका यूज करो।
देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर x बराबर 0 मैं लिखूं तो x बराबर 0 बाई एच पे आपको मिलेगा, तो इसको नंबर 4 डाल लो ऐसे करके, ठीक है भाई। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 आपको x अक्ष पे मिलेगा, तो x अक्ष पे मिलेगा, इसीलिए आपको नंबर 5 डालना है। तो पांचों अवरोध मेरे पास थे, यहाँ पे मैंने यूज कर लिए डायग्राम में। अब इसके बाद आपको तीर लगाना है। इतना ध्यान रखना है, जब आप तीर लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर आपको तीर लगाना है और लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। ये ट्रिक केवल उसी के लिए है जिस अवरोध का अंताखंड बना है। ग्रेटर देन इक्वल पे आपको बाहर तीर लगाना है और लेस देन इक्वल पे आपको अंदर तीर लगाना है। ये ट्रिक केवल उसी के लिए जिस अवरोध का अंताखंड बना था। तो इन दो के लिए काम हो जाएगा, क्योंकि इस अवरोध का अंताखंड बना था और इस अवरोध का अंताखंड बना था। तो इसके तीर आपको कैसे लगाना है, लेस देन इक्वल है तो आपको अंदर तीर लगाना है। अंदर तीर लगाने का मीन्स है मूल बिंदु की तरफ तीर की आपको दिशा देनी है, तो बोलेंगे अंदर की ओर तीर। तो पहला ये अवरोध है, नंबर 1 रेखा मैंने खींची थी पहले अवरोध से, तो इसके तीर अंदर आपको लगाना है, पहली रेखा के अंदर तीर लगाना है। इसका मतलब है मूल बिंदु ये दिखाई दे रहा है, मूल बिंदु की तरफ अगर तीर की दिशा देते हैं तो बोलते हैं अंदर की ओर तीर, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको तीर लगाना है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है तब आपको बाहर तीर लगाना है। नंबर 2 रेखा आपने इस अवरोध से खींची थी, तो ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर तीर लगाना है। बाहर तीर लगाने का मतलब है मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपको तीर की दिशा देनी है। तो मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है। देखो ऐसे करके, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के अपोजिट दिशा में आपने तीर लगाए, ठीक है। अब मेरी ट्रिक काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इस अवरोध का अंताखंड नहीं बनाया था, इसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। इन 3 के लिए ट्रिक काम नहीं करेगी। अब कैसे आपको तीर लगाना है, देखो मैं आपको बताता हूं। इन दोनों को छोड़ के इसे पहले देखेंगे, किसे देखेंगे, इसे। अगर ऐसी कहीं असमिका दिख रही है, असमिका का मतलब होता इनइक्वालिटी, ठीक है, लेस देन इक्वल है ये, तो माय डियर स्टूडेंट आपको ये देखना है ये सिंबल जो है किस चर की तरफ देख रहा है। आपने कहा ये जो सिंबल है असमिका का ये बाई चर की तरफ देख रहा है, तो ये सिंबल जिस चर की तरफ देख रहा है समझो उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। तो ये सिंबल बाई की तरफ देख रहा है तो बाई अक्ष की तरफ ही आपको तीर लगाना है नंबर 3 रेखा के, क्योंकि ये तीसरा अवरोध है, तीसरा अवरोध यही तो है मेरा, तीसरी रेखा, इसके आपको तीर लगाना है बाई चर की तरफ। अगर ये देख रहा है तो बाई अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। तो ये अलग से आपको ध्यान रखना है, बाई अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है, ओके। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। अब आपको क्या करना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x बराबर 0 से समीकरण बनाया था, लेकिन आपको तीर लगाना है x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है। तो किस तरफ लगाना है, धनात्मक x अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है ऐसे करके। यही तो नंबर 4 है, तो नंबर 4 रेखा के आपको धनात्मक x अक्ष की तरफ तीर लगाना है। अब बाई ग्रेटर देन इक्वल 0, इसके तीर आपको कैसे लगाना है, बाई का मान चाहिए 0 या 0 से बड़ा, तो ऊपर लगा लो, ठीक है। और ये आपको फिक्स ध्यान रखना है, हर एक प्रश्न में ये दोनों आपको मिलेंगे, हर एक प्रश्न में मिलेंगे, ठीक है। तीर लगाने के बाद अब आपको देखना है कि जितने अवरोध हैं मेरे पास उन सभी के तीर इकट्ठा दिखाई देंगे एक जगह। देखो कहां पे दिखाई दे रहे हैं, इकट्ठा एक जगह, समझो वहीं पे छायांकित होगा। तो इस रेखा ने क्या बोला, पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने बोला पीछे नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने बोला नीचे छायांकित नहीं होगा ऊपर होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, इस वाली रेखा ने पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। तो हमको पता चल गया कि ये छायांकित होगा ये। तो रैखिक प्रोग्रामन का एक सवाल 101% आता है पेपर में। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, छायांकित करना है। ये छायांकित जो है बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि सुसंगत क्षेत्र है, ये घिरा हुआ है, तो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। लिख लो, क्या लिख लो, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो, बाउंडेड होता है। परिबद्ध का मतलब क्या होता है, बाउंडेड होता है माय डियर स्टूडेंट। अपरिबद्ध का मतलब होता है अनबाउंडेड। याद रखना, जब बाउंड्री से घिरा हुआ छायांकित ना मिले तो उसको बोलते हैं
अपरिबद्ध, अनबाउंडेड, तो ये बाउंडेड है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद इस छायांकित के आसपास बिंदु देखना है। कितने बिंदु हैं? एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है। 4 बिंदु मेरे को दिखाई दे रहे हैं छायांकित के आसपास। अब इन 4 बिंदु का मैं यूज करके क्या निकालूंगा? जेड का मान निकालूंगा। तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या कर लें? बिंदु ज्ञात कर लें। अगर बिंदु ज्ञात ना हो तो ये तो ज्ञात है मेरा बिंदु, ये वाला ज्ञात है देखो। और कौन सा बिंदु ज्ञात है? एक ये ज्ञात है। ठीक है, ये ज्ञात नहीं है, मेरे को ज्ञात करना पड़ेगा। ये बन कामा बन बिंदु नहीं है, इतना ध्यान रखना है, क्योंकि जो बिंदु आपको ज्ञात करना है वो इन 2 से ही ज्ञात करना है, क्योंकि 2 अवरोध से ही मैंने 5 से अंतराल लिया है। तो इसलिए 1 2 3 करके अंतराल नहीं आपको काउंट करना है। 5 से अंतराल लिया है तो बिंदु आपको 5 के अंतराल से ही निकालना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी तो मैं कह रहा हूं ये वाला आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? अभी मैं बताता हूं कि कैसे निकालोगे। भाई ये बिंदु आप तभी बता सकते हो जब नंबर 1 और नंबर 3 रेखा को हल करोगे, क्योंकि ये प्रतिच्छेद नंबर 1 और नंबर 3 रेखा का है। अगर नंबर 1 और नंबर 3 रेखा को हल करेंगे ना, तभी ये बिंदु मिलेगा। तो नंबर 1 और नंबर 3 रेखा देखो कहाँ है। तो नंबर 1 ये है, नंबर 3 ये है। अगर मैं y का मान यहाँ पे रख दूं, ये x, तो 3x और 1x 4x हो गया। अब इसमें 4 का भाग लगा लो तो x का मान आ गया। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना मिल गया? 15 मिल गया। ठीक है भाई, नंबर 1 और नंबर 3 रेखा को हल करो। तो आपने हल किया, 4 का भाग लगा दिया 60 में, तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 x का मान आ गया। जब x का मान 15 है और आप जानते हो यहाँ पे अगर मैं लिखूं x बराबर y, जो x का मान आया वही y का मान आएगा। ठीक है, काम हो गया भाई। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हाँ, ये आपको निकालना है। इसको पहले हटा दो क्योंकि ये बिंदु काम नहीं करेगा। आपको बिंदु कौन सा काउंट करना है? जो अंतराल आपने 5 से लिया है ना, उसी अंतराल से ये बिंदु आपको यहाँ पे निकालना है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है भाई, देखो फटाफट ये बिंदु आपको निकालना है। आप जानते हो ये प्रतिच्छेद बिंदु किसका है? नंबर 2 और नंबर 3 रेखा का है। नंबर 2 ये रेखा है, नंबर 3 ये रेखा है। तो इन दोनों को हल करो, ये निकल आएगा। तो x का मान यहाँ पे रख दो या y का मान रख दो। तो x प्लस x 2x, x का मान कितना मिला? यहाँ पे 5 मिल गया। जो x का मान निकला है वही y का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे x और y बराबर हैं। अगर समीकरण के रूप में लिखेंगे तो बिंदु मेरे पता चल गया। अब हर एक बिंदु से आपको क्या करना है? जेड का मान निकालना है। जैसे ये बिंदु आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से जेड का मान निकालना है। ठीक है भाई, ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको जेड का मान निकालना है। ये बिंदु आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको जेड का मान निकालना है, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये बिंदु है, यहाँ से आपको जेड का मान निकालना है यहाँ पे। ओके मेरे प्यारे भाई, अब देखो कैसे निकालोगे। अगर मैं 0,20 यहाँ पे रखता हूँ तो x का मान 0 डालोगे, ये खत्म हो जाएगा। y का मान 20 डालो, 9 दूनी 18, मतलब 180 निकल आया जेड का मान इस बिंदु से। इस बिंदु से निकालो तो 0,10 यहाँ पे रख दो, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा 9 में, तो 90 आ गया। अब इस बिंदु से आपको जेड का मान निकालना है। 5,5 रखो, 3 पचे 15 आपने कहा। ठीक है, 3 पचे 15 हो गया। y का मान 5 रखो, 9 पना 45 हो गया, जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा? 60। यहाँ पे लिख दो 60। ओके भाई, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद ये बिंदु आपको लेना है, जेड का मान निकालना है। 15 यहाँ पे रखो, 15 तियां 45। ठीक है भाई, 15 फिर यहाँ पे रखो, 135 जोड़ो भाई, 135 को 45 के साथ में तो 180 मिलेगा। 5 5 10 की 0, 4 3 7 और 1 8 और 1 सेम टू सेम 180 आ गया। अब बताओ जेड का मान कौन सा लिया जाएगा? प्रश्न में देखो, सारे स्टूडेंट क्या करें? प्रश्न में देखें। अगर प्रश्न में अधिकतम लिखा है तो सबसे पहले आपको देखना है जेड का मान किस बिंदु से सबसे ज्यादा आया है, वही लेना है। अगर प्रश्न में न्यूनतम लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा? न्यूनतम, तो तब आपको देखना है जेड का मान सबसे कम किस बिंदु से निकला है, वही लिखना है। तो फटाफट यहाँ पे देखो न्यूनतम लिखा है। न्यूनतम का मतलब आपको जेड का मान सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पे सबसे छोटा ये दिखाई दे रहा है, तो यही आपको लेना है। लेकिन पहले बिंदु लिखो,
पहले क्या लिखो, बिंदु। कैसे लिखोगे भाई, बिंदु न्यूनतम आपको लिखना है, क्योंकि न्यूनतम जेड का मान निकालोगे तो न्यूनतम बिंदु लिखा जाएगा। अगर अधिकतम जेड का मान बताना होता है तो अधिकतम बिंदु लिखा जाता है। तो यहां पे आपको फटाफट न्यूनतम बिंदु आपको लिखना है। कितना है मेरा न्यूनतम बिंदु, फटाफट देखो यहाँ पे 5,5। अब बिंदु तो पता चल गया, अब न्यूनतम जेड लिख दो। तो पेपर में इस तरीके सवाल लगाओगे, कम समय लगेगा और पूरे नंबर मिलेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है? सारे स्टूडेंट बताएं, जल्दी बताओ। निखिल, देव कुमार, ये मेथड इजी है, कम समय में सवाल लगाओगे परीक्षा में। ये 2024 में नया तरीका मैंने बताया है। हाँ आदर्श भाई, मैंने जेड बराबर 0 करके भी बताया था इस सवाल को, लेकिन उसमें टाइम लगता है ज़्यादा। उसमें अगर 6 मिनट लग रहे हैं, उस वाले मेथड में अगर 6 मिनट लग रहे हैं, तो इस वाले मेथड में 3 मिनट लगेंगे। तो आधा समय आपका बच जाएगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। प्रिया जी, यदु, वंशी कुमारी सोनी, बताओ भाई। इसी तरीके से पेपर में लगाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यूट गर्ल, सारे के सारे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, इसी मेथड का आपको पेपर में यूज करना है। ठीक है भाई, गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे वादा है। इस वाले मेथड से कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, इस वाले मेथड से गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट के 100 में से 100 गणित में आ जाएं। तो 100 में से 100 तभी आएंगे जब मेथड एकदम सरल हो। सरल मेथड से सवाल को लगाओगे तभी गणित में 100 में 100 आएंगे। कठिन मेथड से लगाओगे तो कभी भी 100 में से 100 नहीं ला पाओगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, अब ये मेथड 2024 में नया अपडेट है। ठीक है भाई, जो विद्यार्थी पहले वाले मेथड से कर रहे हैं उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन इस वाले मेथड में कम समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। छायांकित के आसपास बिंदु देखो, हर एक बिंदु से जेड का मान निकाल लो। अगर प्रश्न में अधिकतम लिखा है तो जेड का मान सबसे ज्यादा आपको लेना है, अगर प्रश्न में न्यूनतम लिखा है तो जेड का मान सबसे छोटा लेना है। बस 2 बात आपको ध्यान रखना है, गारंटी मैं लेता हूं पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये प्रश्न गलत हो जाए ना, सबसे ऊंची बिल्डिंग बता देना, वहां से मैं अपनी जान दे दूंगा। इस वाले मेथड से गलत नहीं हो सकता। इस वाले प्रश्न में क्या लिखा, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। आगे क्या लिखा, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो मैंने समझ लिया, यहां पे यदि और तो का सेंस लग रहा है। यदि और तो, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, और तो के बाद में जो सेंटेंस लिखा होता है उसका मतलब है या तो मान निकलवाएगा या सिद्ध करवाएगा। तो यदि के बाद वाला जो सेंटेंस है वो दिया है, ज्ञात है, और तो के बाद में जो सेंटेंस लिखा होता है या तो मान निकलवाएगा या सिद्ध करवाएगा। तो के बाद में दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो मतलब इस घटना की मेरे को प्रायिकता निकालनी है। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है तो इसे क्या ले लो, ए ले लो। और इस घटना जो पहले लिखी है यहाँ पे यदि नहीं लिखा है, लेकिन समझो भाई, अगर तो लिखा तो यदि जरूर होगा, नहीं लिखा है तो हम समझ गए यदि का मतलब है ये ज्ञात है। ये घटना अगर ज्ञात है, इसको क्या लिखोगे बी, तो मेरे को क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी निकालना है। तो इस तरीके से आपको समझना है पेपर में प्रायिकता का सवाल। अगर 2 घटनाएं दी जाएं और एक घटना ज्ञात हो और दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी हो, तो समझ गए, क्या समझे, साप प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले से सवाल लगेगा। ऐसे करके समझना है आपको पेपर में। भाई प्रायिकता का सवाल आएगा पेपर में, लेकिन किस रूल से लगेगा यह भी तो जानकारी होना चाहिए। तो मैंने आपको इस प्रश्न का तोड़ बता दिया भाई। इस तरीके से कहीं आपको प्रश्न दिख जाए और यदि तो का सेंटेंस दिख रहा है तो समझो यदि के बाद वाला जो सेंटेंस होता है
वो ज्ञात है, और तो के बाद में जो सेंटेंस होता है या तो सिद्ध करवाएगा या मान निकलवाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले एक परिवार में 2 बच्चे हैं, प्रतिदर्श समष्टि बना लो। प्रतिदर्श समष्टि, ये तो जानते हो प्रतिदर्श समष्टि में क्या होता है, मेरे को युग्म बनाना पड़ते हैं। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, चलो भाई दोनों ही लड़कियां मैंने ले ली, ठीक है भाई। क्या पता पहली लड़की दूसरा लड़का हो, क्या पता पहला लड़का दूसरी लड़की हो, क्या पता दोनों ही लड़के हो। इस तरीके से आप युग्म बना पाओगे। अब इसके बाद आप NS के बराबर लिखोगे। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे NS के बराबर लिखे हैं, 1 2 3 4, काउंट कर लो, 1 2 3 4 युग्म है, आराम से लिखो। अब B घटना आपको लिखनी है, तो इस घटना को मैं क्या लिखूंगा, ज्ञात है। B घटना आपको लिखनी है, तो इस घटना को मैं ज्ञात है डालता हूं। युग्म लिखो, कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या लिखा, कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो पहले एक बच्चा लड़का है, इसमें से युग्म उठा के लिखेंगे जिसमें एक लड़का है। फिर उसके बाद कम से कम का यूज करेंगे। कम से कम का मतलब होता है ज्यादा भी आप ले सकते हो। पहले एक लड़का वाले देखो कितने युग्म है, एक लड़का वाले, तो मेरे को जीबी मिला क्योंकि इसमें एक लड़का है, इसमें भी एक लड़का है, बीजी ले लो। अब कम से कम का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा का मतलब है दोनों ही लड़का हो, दोनों ही लड़का हो, तो युग्म बता दो, तो बीबी है, दोनों ही लड़का है। आराम से अब काउंट कर लो कितने युग्म है, फटाफट यहां पे लिख दो, NB बराबर 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है भाई। अब इसके बाद किस घटना की प्रायिकता निकालना है उसको आपको लिखना है। तो मेरे को A घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो यहां पे आप A डाल दो फटाफट। जो है यहां पे क्या लिखा है, आपको प्रायिकता बतानी है इस घटना की, बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो भाई, लड़का लड़का दोनों लड़का, देखो कितने युग्म है, केवल एक युग्म है, दोनों ही लड़का हैं। अब आराम से ये नहीं लिख लो, केवल एक युग्म मिला है, एक लिखो भाई। अब इसके बाद आप जानते हो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भाई साहब साफ प्रतिबंध प्रायिकता के फार्मूले में इंटरसेक्शन के मान की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए A इंटरसेक्शन B कॉमन बताओ दोनों में। आपने कहा है सर B भी कॉमन है, ठीक है भाई, तो NA इंटरसेक्शन B, एक युग्म मिला कॉमन। अब इसके बाद आप लिख लो, मेरे को निकालना A/B, ठीक है भाई, और इसको BBI डाल दो, इस वाले क्वेश्चन को BBI डाल दो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, पहले से ही पता है उत्तर 1/3 आएगा। रेहाना जी, पहले से ही पता है उत्तर इसका 1/3 आएगा। याद रखना, चाहे यहां पे लड़का लिखा हो चाहे यहां पे लड़की लिखा हो, 1/3 ही उत्तर आता है। अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी दे रहे हैं, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो। चाहे यहां पे लड़का लिखा हो चाहे लड़की लिखा हो, उत्तर 1/3 आता है, पहले से ही पता है इस प्रश्न का उत्तर। मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना, अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी, दिमाग को मशीन बनाओ, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, आप लोग पृथ्वी के अंदर हो। कभी यादव, लोग चांद पे पहुंच गए हैं, समझ में आ रहा है। देखो झोला टांगे सब घूमते हैं, झोला टांगे जो घूमते हैं उनकी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, और जो मेहनत से पढ़ता है वो झोला टांगे नहीं घूमता है, वो दिमाग लगाता है भाई साहब कि सवाल का मेथड कौन सा अच्छा है। काफी बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि सवाल का मेथड कौन सा टीचर अच्छा बता रहा है, यही नहीं पता है। पढ़ रहे हैं, नमस्ते, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। मैंने हमेशा वही मेथड बताया है जिससे सवाल गलत ना हो पेपर में। आप लोग अगर मेरे कहने से चलते हो, मैं वादा करता हूं गणित में आएंगे 100 में 100, क्योंकि 2023 में कई विद्यार्थियों ने गणित में बाजी मारी है और 100 में से 100 नंबर निकाले हैं। और जिस विद्यार्थी ने मेरी बात नहीं मानी है,
तो वो झोला टांगे ही घूमता रहेगा, मैं पढ़ता हूं। ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए ना, हमको ऐसी पढ़ाई चाहिए जिससे गणित में आ जाए 100 में 100। तो यहां पे मैं लिखता हूं सा प्रतिबंध प्रायिकता से, फटाफट यहां पे फार्मूला बता दो, P A/B के बराबर। आप जानते हो PA इंटरसेक्शन B अपान में PB। मेरा जो भी डाटा दिया गया है वो किस में दिया गया है, नंबर में। तो ऊपर जो A इंटरसेक्शन B है उसको नंबर में चेंज करो, मैंने नंबर में चेंज किया। अपान में अगर आप NS लिख रहे हो, ठीक है, और नीचे जो है NB अपान में NS लिख रहे हो, वो तो NS से NS कट जाएगा, लिखो या ना लिखो भाई ऊपर वाली जो भी प्रायिकता है उसको नंबर में चेंज करो, नीचे वाली जो भी प्रायिकता है नंबर में चेंज करो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर NS नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कट जाएगा ऊपर और नीचे, उसको ना लिखो, डायरेक्ट आप कितना लिख दो, ऐसे लिख दो, आपका काम बन जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको लिखना है। और ये जो मैंने लिखा है वो कैसे लिखा है, P बराबर NE/NS से लिखा। भाई मेरे, मैंने ऊपर वाली घटना को और नीचे वाली घटना को जो प्रायिकताओं में है नंबर में चेंज किया इस फार्मूले से। ठीक है भाई, अब मान रख दो, तो एक मिला NA इंटरसेक्शन B का मान, NB का मान कितना है भाई साहब, देखो कितना है 3। मैंने पहले बोला है उत्तर आता है 1/3 और शर्त में लाई करेगा। यह सवाल आपको तैयार जरूर करना है। सरजीत सक्सेना आ गए हो, देव कुमार, निखिल, रेहाना जी लाइक और शेयर कर दो। अगला सवाल मैं बताता हूं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। इस सवाल में क्या कहा गया है भाई, Px बराबर x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय जहां x नॉट इक्वल 5 एक संबंध RPx पर इस प्रकार परिभाषित है कि ARB, A का संबंध R से है, ये बताता है ARB, A का संबंध R से है बताता है ARB। आगे लिखा है यदि और केवल यदि A प्रॉपर सबसेट मतलब उचित उप समुच्चय B है, सिद्ध कीजिए कि R तुल्यता संबंध नहीं है। तो आराम से आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि 3 परिभाषाओं में से अगर एक भी परिभाषा असत्य हो गई तो समझो R एक तुल्यता संबंध नहीं होगा। अगर आपसे ये कह दे कि R एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए, तो मेरे को तीनों परिभाषाएं सत्य बतानी होती हैं। यहाँ पे तीनों परिभाषा सत्य नहीं बतानी, यहाँ पे आपको एक परिभाषा असत्य बतानी है। एक परिभाषा असत्य बता देनी है, चाहे वो स्वातुल्य संबंध, चाहे वो सम्य संबंध, चाहे वो संक्रामक संबंध, एक परिभाषा असत्य बतानी है, तुरंत ये तुल्यता संबंध नहीं सिद्ध हो जाएगा। ये पूछने में ज्यादा दिमाग नहीं है। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे, समुच्चय। समुच्चय दिया गया है मेरा Px बराबर x के, लिख दो भाई, x के पूरा लिखो, प्रश्न को देख कर लिखो, समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं समुच्चय लिखता हूँ। सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, पहले तो ये समझें, ये जो समुच्चय है परिमित है अपरिमित है। तो आपने कहा ये अपरिमित समुच्चय, ये क्यों लिख रहे हैं बताओ। ये इसलिए लिख रहे हैं कि अगर अपरिमित समुच्चय है तब प्रश्न को शर्त से लगाया जाता है। अगर समुच्चय क्या है, अपरिमित है, तब आपको संबंध में जो शर्त दी जाए, संबंध में ये दी गई है संबंध आर में शर्त, तो इसी शर्त से ही सवाल आपको लगाना है। अगर अपरिमित समुच्चय है, अगर परिमित समुच्चय होता तो इस शर्त से मैं क्या बनाता, युग्म बनाता। संबंध आर में क्या मैं बनाता, युग्म बनाता। ये ध्यान रखना है, अगर परिमित समुच्चय है तब आपको युग्म बनाना है संबंध आर में और इस शर्त से। लेकिन अपरिमित अगर समुच्चय है तब आपको इसी शर्त से ही सवाल लगाना है।
दो प्रकार के सवाल आते हैं पेपर में, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताएगा। तो सबसे पहले संबंध देख लो, उसने बोला है ए कामा बी, ठीक है, सच दैट ए प्रॉपर सबसेट बी, और यहां पे लिख लो जहां ए और बी किस में बिलोंग करेंगे, ए और बी बिलोंग करेंगे पी एक्स में। ओके मेरे प्यारे भाई, यहां तक क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा है कि भाई इसी शर्त से सवाल लगाना है। चलो भाई, स्वातुल्य संबंध, ये तो जानते हो क्या करना पड़ता है मेरे को। देखो भाई, अगर यहाँ पे ए कामा बी है तो मेरे को स्वातुल्य में क्या करना होता है, ए कामा ए आर में देखना पड़ता है और बी कामा बी आर में देखना पड़ता है, भुज और कोटि एक जैसे। तो पहले आप ये चेक करो ए कामा ए, ये कैसे चेक करोगे, आप जानते हो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो मैं क्या करूंगा, बी के स्थान पर ए रखूंगा, बी के स्थान पर ए रखने पर शर्त से ही सवाल लगाना है। मैं शर्त से ही सवाल लगा रहा हूं क्योंकि समुच्चय अपरिमित है। तो बी के स्थान पे ए रखेंगे, यहां पे रखो पहले। अगर शर्त मेरी सत्य है तो ये आर में बिलोंग कर जाएगा। तो पहले आपको शर्त चेक करनी है, सत्य है तो ये आर में बिलोंग कर जाएगा, स्वातुल्य संबंध हो जाएगा। अगर शर्त असत्य है तो ये युग्म आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो शर्त में अगर रखूं बी के स्थान पर ए, तो बताओ ये सही है या गलत है। तो मैंने बोला सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो आपने कहा क्यों सर, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है, जिस तरफ देख रहा है वो बड़ा होना चाहिए, जिस तरफ देख रहा है वो बड़ा होना चाहिए और जिस तरफ ये नहीं देख रहा है वो छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जैसा है ना समुच्चय, तो एक जैसा है तो बराबर होगा, बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इसीलिए ये शर्त क्या होगी, असत्य हो गई। जब शर्त जो है असत्य है तो ये युग्म आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे फटाफट दैट इज लिख दो कि ए कामा ए जो है आर में बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे फॉर एवरी ए जो है किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय में। समुच्चय मेरा क्या है, पी एक्स है। ठीक है भाई, अब ये बता दो बी कामा बी के लिए काम करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बी कामा बी के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। इसके लिए काम होगा या नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे कि यहां पर स्टॉप कर देंगे। कमलेश कह रहे हैं अब इसके आगे कोई भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, अगर यहां पे मेरा असत्य आ गया तो आगे कोई भी लाइन नहीं लिखी जाती है। अगर ये आर में बिलोंग कर जाता फिर मैं क्या करता, ये वाला युग्म चेक करता बी कामा बी। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ये लाइन लिखी है ऐसी लाइन आपको लिखना पड़ती, मतलब ए के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ता है, ए के स्थान पर बी रखना पड़ता, ए के स्थान पर बी रखना पड़ता। फिर शर्त देखते, सत्य है तो बी कामा बी आर में बिलोंग कर जाता। अगर शर्त सत्य नहीं है तो बी कामा बी आर में बिलोंग नहीं करता। तो ऐसे करके आपको करना है। तो यहां पर मेरे को मिल गया असत्य, तो इसके आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे, तो यहीं पे बता देंगे आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय पी एक्स में स्वातुल्य संबंध नहीं है। यहां पर मैं बता दूंगा स्वातुल्य संबंध नहीं है। इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये बता दो इसके आगे अब कुछ ना चेक करो क्योंकि स्वातुल्य संबंध नहीं है, तो आर एक तुल्यता संबंध नहीं है। भाई सम्मित और संक्रामक संबंध चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहली परिभाषा असत्य पता चल गई। तो आराम से आप लिख दो आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय पी एक्स में एक तुल्यता संबंध नहीं है। इस तरीके से सवाल आपको लगाना है, इस तरीके से सवाल लगाना है। नहीं लिखा नहीं और लिख दो, ठीक है भाई, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। यहां तक ये सवाल
कंप्लीट हुआ। कितने नंबर प्राप्त हुए? 5 नंबर का प्रश्न आया है, 5 नंबर का। 5 नंबर में इतना ही आपको लिखना है। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर यहां पर अगर ये हिंदी ना लिखें, तो मैंने कहा अगर ये हिंदी नहीं लिख रहे हो तो इसको यहां पे काटना पड़ेगा। अगर आपने ये हिंदी लिखी तो यहां पे काटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? रेहाना जी, सरजीत, कवि यादव, मैं हर एक विद्यार्थी को बोल रहा हूं कि अगर ये हिंदी नहीं लिख रहे हो तब आपको इसको काट देना है। अगर ये हिंदी लिख रहे हो, सत्य नहीं है, तो यहां पे काटना नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला फटाफट यहां पे देखो। कहता है ए दिया गया है तो सिद्ध कीजिए इसके बराबर इतना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, कैसे करोगे? देखो आई का मान मेरे को आता है, ए दिया गया है, ए स्क्वायर और ए क्यू निकालना पड़ेगा। पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, उसके बाद ए क्यू निकालना है। फिर आपको क्या करना है, ये एलएचएस को लेके चलना है और आपको आरएचएस निकालना है। ठीक है भाई, एलएचएस लेके चलना है और आरएचएस निकाल लेना है। हो जाएगा? फटाफट बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा? जल्दी बताओ, सारे के सारे स्टूडेंट बताएं, हो जाएगा? 2023 के मैंने 7 सेट कंप्लीट करवाए थे, तो 7 सेट में कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा सेम टू सेम, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। जल्दी बताओ सर, करवा दीजिए। ओम प्रकाश भाई, 2023 के सारे सेट में कंप्लीट करवा चुका हूं और वहां पर यह सवाल लगवाया था। तो ओम प्रकाश 2023 के सेट आपने कंप्लीट किए होंगे, तो वहां पर देख लेना, टाइम बच जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कर लेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कर लेना इसको। अरे यार यदुवंशी कुमारी सोनी, क्या यार, ये जरा सा सवाल नहीं लगेगा, ये तो सवालिया है, सवालिया। ये सवालिया लगाओ, ये सवाल नहीं है, सवालिया है। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। ओम प्रकाश कह रहे हैं सर, यस सर लिखना चाहिए, उसने 2 बार सर सर लिख दिया। कर लेना भाई, 2023 के 7 सेट मैंने कंप्लीट करवाए और ये प्रश्न मैंने लगवाया है, तो यहां पर मैं छोड़ दूंगा। इस प्रश्न को बताओ, करोगे? यहां पे लिखा है यदि cos x की होल घात बाई है और बराबर में cos y की होल घात x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। भाई चर की घात चर दिखाई दे रही है तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। चर की घात चर में क्या होता है, पहली स्टेप में लॉग लेना है, सेकेंड स्टेप में लॉग का फार्मूला आपको लगाना है, थर्ड स्टेप में आपको अवकलन करना है। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है अगर चर की घात चर दिखाई दे। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, दिया है लिखो, सारे के सारे स्टूडेंट लिखें। तो cos x की होल घात बाई है और बराबर में क्या है, cos x की होल घात, अच्छा बाई है, बाई, तो यहां पे बाई लिखो। सारे के सारे स्टूडेंट लिखें, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। ठीक है भाई, दोनों साइड आपको लॉग लेना है। cos x की होल घात बाई है बराबर में लॉग cos y की होल घात x। तो आप जानते लॉग में घातें आगे आती हैं, आगे कर लो। लॉग का फार्मूला मैं लगा रहा हूं, लग गया। आप क्या करोगे, अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष कर दो अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सारे सारे स्टूडेंट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके माय डियर स्टूडेंट। चलो भाई डी अपॉन डी एक्स रख दो दोनों साइड, y लॉग cos
और बराबर में डी अपॉन डी एक्स, एक्स लॉग कॉस बाई। अब दोनों तरफ गुणन नियम लगा दो, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। तो फर्स्ट को जैसे का तैसा सेकंड वाले का अवकलन लॉग कॉस इतना, ठीक है भाई, प्लस सेकंड वाले को जैसे का तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन, फर्स्ट वाला क्या है मेरा बाई है। यहाँ तक क्लियर है। बराबर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो काम बन जाएगा, बन जाएगा। देखो फर्स्ट को जैसे का सेकंड वाले का अवकलन, ओके भाई। अब सेकंड वाला जैसे का तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन, यहाँ पे लिखो सेकंड वाला जैसे का तैसा फर्स्ट वाले का अवकलन, ओके भाई। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा y, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, अपान में आएगा ना। कॉस के बाद में जो भी होता है, कॉस के बाद में जो भी होता है वो नीचे आता है, ठीक है। लॉग का हो चुका अवकलन, मैंने लॉग का कर दिया अवकलन। अब लॉग के बाद में जो है उसका दोबारा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा साइन, ओके। अब दूसरा पद, इसको जैसे का तैसा लिखो, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर में यहाँ पे देखो भाई साहब ये वाला, तो अभी मैंने बताया था लॉग के बाद में जो भी होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। तो इसको नीचे पहुंचाओ और इसका दोबारा कर दो, क्योंकि लॉग का होने के बाद फिर आपको त्रिकोणमितीय फलन मिला। पहले लघुगणकीय फलन मिला, फिर त्रिकोणमितीय। जो फलन पहले मिलेगा उसको पहले अवकलन करेंगे, जो फलन बाद में मिलेगा उसका बाद में अवकलन करेंगे। पहले लघुगणकीय फलन मिला, फिर त्रिकोणमितीय फलन मिला, तो पहले लघुगणकीय का अवकलन कर दिया, फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय कॉस का करेंगे ना, तो माइनस का यहाँ पे लिखना है साइन, ठीक है भाई। अब बाई का दोबारा करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। अब यहाँ पे आते हैं प्लस लॉग कॉस बाई एक्स का कितना होगा 1, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं, लाइक कर दो क्लास को। जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं फटाफट जो है क्लास को लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होता है, टीचर मोटिवेट होता है और आपको अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें, और मैं यहाँ पे आगे करवाऊंगा। देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10, तो मैंने लिख दिया माइनस का y10। देखो भाई, ठीक है भाई, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, माइनस बाई 10x प्लस का लॉग कॉस x और डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। बराबर में देखो, बराबर कहाँ गया, ये है, तो साइन अपॉन कॉस 10 आ गया, तो x 10 बाई, ओके, और डी वाई अपॉन डी एक्स और लिख दो। अब प्लस का क्या है, लॉग कॉस बाई, लॉग कॉस बाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के पद देखो कितने हैं भाई, मेरे को डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के कितने पद हैं, 2 पद है ना, इनको पास पास लिखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे। तो पास पास लिखने के लिए इसको जब इस तरफ लाएंगे तो पहले प्लस वाला लिखो, तो ये प्लस का पद है, ठीक है भाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का पद है। इसको जब इस साइड लाएंगे तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूंगा, ये मेरी कॉपी हो गई और ये मेरा क्या हो गया, पेस्ट हो गया, ठीक है भाई। और आप जानते हो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है उसको बराबर लिखेंगे। तो पहला पद यही लिख लो, कॉपी करके यहाँ पे लिखो। फिर इसके बाद में ये वाला पद उस तरफ लेके जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके भाई, आ गया समझ में। पहले ये बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी पेस्ट किया है, मतलब पक्षांतर किया इधर उधर। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो लॉग कॉस एक्स और प्लस का एक्स 10y, और यहाँ पे मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, कॉमन ले लिया ना भाई। यहाँ पे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दिख रहा है, कॉमन ले लिया। बराबर में जैसे का तैसा लॉग कॉस बाई और प्लस का y10x। अब यहां से क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखो भाई, पहले इसको लिखेंगे लॉग कॉस बाई और प्लस का y10x अपान में ये वाला नीचे लिख दो, आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, लॉग कॉस एक्स
और प्लस का x tan y। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? बताओ भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। आ गया समझ में? 5 नंबर का क्वेश्चन है। नो डाउट मोहित कह रहे हैं, नो डाउट। मोहित भाई एट जी ट्रिक से सीखोगे सवाल, विद इन सेकेंड में इतना उत्तर निकलेगा। कौन सीखेगा एट जी ट्रिक से? मैं सिखाता हूं। एट जी ट्रिक से सीखोगे इतना ही उत्तर निकलेगा, लेकिन आपको ऐसे ही पेपर में लगाना है। हाँ मोहित कह रहे हैं यस सर सिखा दीजिएगा। रेहाना जी बोलेंगी तभी एट जी ट्रिक बताऊंगा। बताओ रेहाना जी बोलेंगी तभी एट जी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? बाकी रोहित बोल रहे हैं और कमलेश बोल रहे हैं और राहुल यादव बोल रहे हैं एट जी ट्रिक सिखा दो, विद इन सेकेंड में आंसर निकाल दो। रेहाना जी ने कहा है जी सर मुझे सीखना है। चलो भाई रेहाना जी आपके लिए एट जी ट्रिक मैं बता रहा हूं, वैसे बताता नहीं क्योंकि टाइम लगता है। विद इन सेकेंड में आंसर बताओगे इसी सवाल का। एट जी ट्रिक है मेरी, ठीक है भाई? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट। देखो भाई अगर चर की घात चर कहीं आपको दिखाई दे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया n की घात m, ठीक है? पहले तो यही छाप लो, पहले तो क्या करो यही छाप लो। फिर ब्रैकेट में कैसे? जो ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है उसे नीचे लिखो। फिर इनटू में नीचे वाले का अवकलन कर दो। फिर इतना समझ गए? जो ऊपर है उसे ऊपर लिखो, जो नीचे है नीचे लिखो। नीचे वाले का ही यहाँ पे अवकलन करते हैं, फिर ऊपर वाले का अवकलन कर दो, फिर इनटू में log n लिख दो। ये मेरा बेसिक है। इसी का यूज करके विद इन सेकेंड में आंसर बताओगे। बहुत सारे सवाल का बताओगे। जैसे मैंने कहा एक सवाल मैंने ले लिया x की घात x का अवकलन, x की घात x का अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। फटाफट देखो कैसे करोगे, विद इन सेकेंड में बताओगे। उसका भी बता दूंगा, पहले ये देख लो। जैसे मैंने कहा d/dx इतना कहा, ठीक है भाई? समझ लो। पहले तो यही वाला छाप लो। मैंने कहा ठीक है ये वाला मैंने छाप लिया। ऊपर का ऊपर लिखो, नीचे का नीचे। ये ऊपर है उसको ऊपर लिखो, जो नीचे है इसे नीचे लिखो, तो ये कट जाएगा। और नीचे वाले का अवकलन 1, नीचे वाले का अवकलन क्या होगा? 1। फिर ऊपर वाले का अवकलन x का अवकलन 1। फिर log के बाद में क्या लिखोगे? x। तो तिड़ी झाम हटा के मैं क्या करता हूं? 1 प्लस log x लिखता हूं। आ गया? बताओ यहां तक क्लियर है किसी भी स्टूडेंट को? बताओ एट जी ट्रिक समझ में आ गई? बताओ भाई समझ में आ गई एट जी ट्रिक? अब मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन जो मेरे पास था उस क्वेश्चन का आंसर मैं निकालता हूं। क्वेश्चन का आंसर मैं निकालता हूं। कौन सा मेरे पास क्वेश्चन था? मेरे पास क्वेश्चन था cos x की होल घात y बराबर cos y की होल घात x। इसी का मेरे को उत्तर निकालना है शिवानी जी, इसी का उत्तर निकालना। राहुल देख पहले तो जैसे का तैसा छाप ले, पहले तो जैसा का तैसा छाप लो। फिर इसके बाद में करेंगे क्या? ऊपर वाला फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाले का अवकलन कर दो। ठीक है भाई? नीचे वाले का क्या कर दो? अवकलन कर दो। फिर ऊपर वाला, ऊपर वाले का अवकलन कर दो। मैंने कहा dy/dx। ऊपर वाले का अवकलन कर दो। देखो जो ऊपर है उसे ऊपर लिखो, जो नीचे है नीचे लिखो। नीचे वाले का अवकलन, फिर ऊपर वाले का अवकलन, फिर log के बाद में नीचे वाला। इस तरीके से आपको करना है। और बराबर जैसे का तैसा लिख दो, cos y की होल घात x। ठीक है भाई? ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, नीचे वाले का अवकलन कर दो। तो cos का क्या होगा? माइनस साइन y। तो y का दोबारा करेंगे ना तो यहाँ पे dy/dx आएगा। फिर प्लस ऊपर वाले का अवकलन 1, log के बाद में नीचे वाला लिखो, ऐसे करके। अब आप जानते हो ये क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो इसीलिए ये और ये काट दो। भाई बराबर हैं तो इसीलिए ये कट जाएंगे ना। ठीक है? अब यहां से क्या मिला? y tan x मिला नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या मिला? log cos x और dy/dx।
बराबर में देखो भाई, बराबर में माइनस का x 10 और dy अपॉन dx, फिर प्लस log के बाद में cos y मिल गया। अब dy अपॉन dx के पद देखो एक ही है, कॉमन ले लो, तो log cos x और प्लस का x 10 पक्षांतर किया ना, और dy अपॉन dx कॉमन ले लिया भाई ये वाला इस साइड लाए ना तो पॉजिटिव हो गया, और dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, इसको उस तरफ लेके जाइए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, log cos y, अब ये निगेटिव का था ना तो पक्षांतर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा भाई, y tan x। अब dy अपॉन dx का मान निकाल लो यहाँ से, तो dy अपॉन dx के बराबर मैंने निकाला, देखो log cos y प्लस का y tan x अपान में ये वाला लिख दो, ये वाला मेरे पास क्या है, log cos x और प्लस का x tan y। ये 8G ट्रिक से मैंने उत्तर निकाला है, बताओ। अगर चाहो तो उत्तर मैच कर लो, ऊपर वाला देखो log cos y प्लस y tan x है, यहाँ पे देखो। अब नीचे वाला मैच कर लो, log cos x प्लस x tan y, log cos x प्लस x tan y। ये 8G ट्रिक है भाई, आ गया समझ में? बताओ भाई, 8G ट्रिक से समझ में आ गया? पहले ये बताओ, ये मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है ये 8G ट्रिक से है। पेपर में उत्तर आप मैच कर सकते हो, 8G ट्रिक से उत्तर मैच कर सकते हो कि मेरा सही निकला कि गलत निकला। मैं इसलिए बताता हूं कि गणित में आ जाए 100 में से 100, गणित में आ जाए 100 में से 100, तो 8G ट्रिक का यूज करो भाई। तो 8G ट्रिक का यूज करोगे, विद इन सेकेंड में आंसर निकालोगे। अच्छा ये बता दो, मेरे अलावा कोई 8G ट्रिक बताता है आपको? बताओ जल्दी। मोहित, रेहाना जी, मेरे अलावा कोई 8G ट्रिक बताता है? फटाफट बताओ। हाँ मोहित कह रहे हैं नो सर, कोई नहीं बताता है। और बताओ भाई सरजीत सक्सेना, मेरे अलावा कोई 8G ट्रिक बताता है? बता जल्दी भाई, मेरे अलावा कोई 8G ट्रिक बताता है? 9 बजे वाली कल वाली क्लास देख लेना, विद इन सेकेंड में टिक लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, यहाँ पे क्या बोला है, f(x) बराबर x प्लस साइन 2x का अंतराल इतने पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने लगा दिया था 2023 के साइड में देख लेना, ये मिल जाएगा। ये हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2023 के जो साइड मैंने सॉल्व करवाए ना, सेट 1 से लेके सेट 7 तक, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट ज्वाइन है, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 7607620452, ठीक है। तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट ज्वाइन है तो देख लें, उनके पास नोट्स होगा ना, तो नोट्स में देखें, ठीक है, सेट 1 से लेके सेट 7 तक ये मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। ठीक है भाई, ये नंबर लिख लो, मेरा नाम है सभी जानते हैं, ठीक है भाई, 7607620452। रोहित, हाँ ग्रुप में सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाता हूं, तो 2023 के जो भी सेट हैं 1 से लेके 7 तक, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है भाई। और अभी तक मैंने 2022 के 4 साइट कंप्लीट करवाए, तो इन चारों साइट के नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, आराम से करो। जो 9 बजे वाली क्लास चलती है, 9 बजे वाली, उसके भी नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल देता हूँ। 9 बजे जो क्लास मैं लेता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, इस क्वेश्चन को लगाओगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के साइड में मैंने करवाया था, देख लेना, ठीक है। RQ में डालता हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अपने आप करना, 2023 के साइड में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैंने करवाया था। राहुल यादव करें, यस सर, वाईफाई का वादा नंबर सबसे ज्यादा। इसकी भी 8G ट्रिक बताऊं?
जैसे आपको ए बी का इनवर्स निकालना है तो पहले ए बी निकालोगे, उसके बाद सहखंड निकालोगे, सहखंड से सहखंडज प्राप्त होगा, सहखंडज से इनवर्स का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर मैं ए इनवर्स डायरेक्ट आपको सिखा दूं 8G ट्रिक से, देखो भाई अगर मैं 8G ट्रिक से आपको सिखाऊं तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बेसिक से अपना लगा लेना, लेकिन मैं 8G ट्रिक से सिखाता हूं। 23 - 14 है, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, साड़ी का मान नीचे लिखना है। तो साड़ी का मान 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 3 माइनस का और 8 माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप साड़ी का मान रखोगे। 8G ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ एडजॉइंट निकालने की। 8G ट्रिक मैं क्या बता रहा हूँ, एडजॉइंट ए निकालने की। तो सबसे पहले विकर्ण के अवयव आपको चेंज करना है, नीचे वाला ऊपर लिखना है, ऊपर वाला नीचे। विकर्ण के अवयव चेंज करो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब विकर्ण के अलावा जो अवयव है ना उसमें माइनस से इंटू कर दो, तो इसमें माइनस से इंटू करेंगे -1, इसमें माइनस से इंटू करेंगे, इतना मिला। तो ये डायरेक्ट बता देगा ए इनवर्स का मान। ऐसे ही बी इनवर्स का निकाल सकते हो। देखो भाई अगर मैं बी इनवर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले साड़ी का मान कैसे निकालते हो, 3 एकम 3 और 1 दूना 2, तो 1 मिलेगा भाई, क्योंकि 3 प्लस का और माइनस का 2 रहेगा। तो इसको ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल क्या करो, विकर्ण के अवयव चेंज कर लो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। विकर्ण के अलावा जो अवयव है ना माइनस से इंटू कर दो, तो ये बी इनवर्स निकल के आ गया। ये 8G ट्रिक है। ए इनवर्स अगर निकालोगे ना तो ये 8G ट्रिक है। लास्ट राइड कह रहे हैं कि अगर 35 पेपर मैं कंप्लीट कर लूं तो 90 नंबर आ जाएंगे। 90 नहीं आएंगे, 100 में से 100 आएंगे। अगर आपने 35 पेपर तैयार कर लिए, 35 पेपर तैयार कर लिए, तो मैं वादा करता हूं आपसे कि गणित में आएंगे 100 में 100। 35 पेपर तैयार करो, 2019 से लेके 2023 तक के सारे पेपर तैयार करो जो हो चुके हैं, ठीक है। 35 पेपर आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये 8G ट्रिक है, बेसिक से अपना लगाना, ठीक है। सारे स्टूडेंट बेसिक से लगा लेना। ये मैंने 8G ट्रिक बताई है, इसको हटा दूं क्योंकि ये आंसर बताती है 8G ट्रिक, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये वाला बताओ। ये समाकलन है, इसको करवा दूं, जल्दी बताओ। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका मिलेगा पेपर में जब भी आएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल ये आएगा cot x + tan x और dx। ये नहीं आएगा, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें √x है, इसमें भी √x है। चाहो तो मैं करवा दूं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये नहीं आता है, ठीक है। इसको BBA डाल लो, ये लगवा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे गुरुजी नहीं लगा पाऊंगा मैं। i के बराबर लिख लो, i के बराबर क्या है मेरा, 10 √x प्लस का cot √x, यही है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप cot पहले ले लो, चाहे 10 बाद में ले लो। उन्नति नायक कह रहे हैं जो निकल चुके हैं वो कैसे करेंगे तैयार। तो मैं मोबाइल नंबर तो दे रहा हूं 760 762 0452, मेरे नाम से सेव कर ले भाई, आराम से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और वीडियोज भी दे दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, वीडियोज भी दे दूंगा। आराम से आप 2023 के सातों सेट कंप्लीट करिए, सेट 1 से सेट 7 तक। फिर उसके बाद 2022 के तैयार करिए, उसके बाद 2021 के हटा दीजिए, क्योंकि पेपर ही नहीं हुए थे 2021 में, ठीक है। 2020 के तैयार करिए, 2019 के तैयार करिए। तो 1 2 3 4 4 7 28 पेपर होंगे, ठीक है। 28 ही पेपर तैयार कर लो,
35 पेपर बताया ना, 28 ही तैयार कर लो, क्योंकि 2021 में पेपर नहीं हुए थे। ओम प्रकाश, ठीक है, ये सब कुछ मैंने दे दिया है, जो भी बायोडाटा मेरे पास है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट एक्स जो दिख रहा है पहले इसको टी मान लो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो, क्या लगा लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो। तो आपने कहा जी सर मैं प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूं, तो सबसे पहले रूट एक्स को टी मान लो, ठीक है भाई। अगर मैं अवकलन करूंगा तो 1/2 रूट एक्स आएगा। यहाँ पे कहीं फुटकर आपको दिख रहा है रूट एक्स, नहीं दिख रहा है, तब आपको ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, ठीक है। अब इसका अवकलन 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे dx रखो, यहाँ पे 2t और dt रख लो, इसको ना लिखो, क्या जरूरत है 1 को, ठीक है। अब रखो भाई मान, 2 मान रखे जाते हैं, एक ही ये जो माना है, एक जो मैचिंग होती है उसके स्थान पे, तो 10t प्लस का cot t और 2t और dt, ठीक है भाई। अब इसको चेंज करेंगे, फार्मूला बनेगा, देखो कैसे। अगर मैं cot को चेंज करता हूं तो 10t प्लस 1/10t, ओके। 2 को पहले लिख लो, ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको पहले लिख लो, और t dt। यहाँ पे लघुत्तम ले लो, फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस बनेगा 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर होता है, तो नीचे लघुत्तम ले लो 10, इसका इसमें इंटू करोगे तो 10 स्क्वायर और प्लस का 1, ऊपर बन गया फार्मूला। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है भाई। तो t पहले लिख लो और सेक स्क्वायर इतना अपान में 10t। नीचे वाले को फिर मानो t, मतलब t मान चुके हैं, थीटा मानो। अगर नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला चला जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे आते हैं, सारे स्टूडेंट इसको लगाएं। तो i बराबर लिखेंगे फटाफट, 2 है मेरा, ठीक है। पहले क्या करो, प्रतिस्थापन लगा लो विधि, पुनः क्या लिखोगे, पुनः प्रतिस्थापन विधि लगाने पर, पुनः प्रतिस्थापन विधि से किसे मानोगे भाई, 10 को मानो ना, थीटा, क्योंकि टी मान चुके हैं, तो टी के अलावा कुछ दूसरा चर मान लो। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर आएगा और यहाँ पे dt बराबर डी थीटा आएगा, ठीक है। अब आपको 2 मान रखना है, एक ही है यहाँ पे, लेकिन ये t बच जाएगा। इसका मान कहाँ से निकाल के रखोगे, जो भी व्यंजक है थीटा में कन्वर्ट करोगे तो t का मान यहाँ से निकाल लो। तो आपने कहा जी सर 10 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 10 इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो i के बराबर मैं लिख रहा हूँ 2, ऊपर वाला तो चला गया, ये सेक स्क्वायर dt के स्थान पे d थीटा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा d थीटा। तो यहाँ पे t के स्थान पे रख दो 10 इनवर्स इतना अपान में 10t को क्या माना, थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, सेक स्क्वायर t dt के स्थान पे d थीटा कर लो। अब इसके बाद में आप जानते हो कि भाई साहब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, याद है फार्मूला, देखो मैं लिख रहा हूं 10 इनवर्स थीटा होता है 1 3 फिर 5 1 3 5, अच्छा 1 3 5, 10 इनवर्स थीटा के बराबर होता है 1 3 5। देख लेते हैं नीचे पावर अगर होगी, जैसे यहाँ पे थीटा क्यू है, नीचे देखता हूँ 3 क्यू है या नहीं है, देख लेता हूँ फार्मूला, मेरे को कंफर्म नहीं है। सारे स्टूडेंट क्या करें, लाइक कर दें, तब तक क्लास को मैं फार्मूला देख लेता हूँ। सही है फार्मूला जो मैंने लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7। चाहो तो और लिख सकते हो, चाहो तो और लिख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, इस फार्मूले का मैं यूज करूंगा, ठीक है भाई। ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है भाई साहब। अब ऊपर रखेंगे 1 3 5 7 ऊपर, ठीक है। चलिए भाई
आई के बराबर मैं लिख रहा हूँ, 2 बाहर रखिए, तो ऊपर मैंने 1 फिर 3 1 1 3 5 फिर 7 और प्लस डॉट 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 अपान में थीटा। ऊपर थीटा कॉमन लेके नीचे वाला उड़ा दो, तो एक थीटा कम कर दो, 1 यहाँ पे कितना आएगा, थीटा स्क्वायर बटे में 3, यहाँ पे 4 अपान इतना आएगा। ओके भाई, समझ में आ रहा? एक कम कर दो, 6 इतना, बस। अब समाकलन कर दो। आपने कहा जी सर मैं समाकलन कर रहा हूँ, तो फटाफट यहाँ पे देखो अचर पद का क्या होता है, इतना। इसका करो, थीटा क्यू अपान में 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर लिख दो, थीटा की पावर 5 अपान में 5 इंटू 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे थीटा की पावर 7 अपान में क्या कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो। अब थीटा का मान रख दो। सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, थीटा का मान रखते हैं, तो थीटा का मान पीछे से रखो, थीटा का मान ये है, थीटा का मान 10t रखो। सारे स्टूडेंट थीटा का मान 10t रखें, तो 10t माइनस 10qt अपान में इतना। ओके भाई, यहाँ पे भाई साहब 10 5 अपान में 5 का स्क्वायर माइनस 10 7 अपान में 7 का स्क्वायर और प्लस ए। अब टी का मान रख दो। टी किसे माना था, देखो टी का मान मेरे पास क्या है, यहाँ से देखो रूट एक्स है, रखो जहाँ जहाँ टी है रूट एक्स रखो, 10 रूट एक्स माइनस का 10 क्यू रूट एक्स अपान में 3 का स्क्वायर प्लस 10 पावर 5 रूट एक्स अपान में 5 का स्क्वायर माइनस 10 पावर 7 रूट एक्स अपान में 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है भाई, अब बता दो यहाँ तक क्लियर है? सारे स्टूडेंट बताएं यहाँ तक क्लियर है? बताओ भाई, आ गया समझ में या दोबारा बताएं? हाँ, इसीलिए कह रहा हूं क्वेश्चन अलग है, ये नहीं आता पेपर में, ये पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन। अगर इस सवाल को लगाओगे तब आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इस सवाल को लगाओगे तो ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। ये अगर ये फार्मूला याद करोगे तभी सवाल लगेगा। दीपक, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी ये आंसर निकलेगा। बताओ यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? जल्दी बताओ, लाइक कर दो। अभी तक विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया, क्यों नहीं किया है पहले ये बताओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो बहुत अलग है। हाँ रेहाना जी, तभी मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो इसको ना तैयार करो। मैंने क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आता है 10x प्लस का cot x, बगैर रूट का आता है पेपर में, बगैर रूट का आता है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना, 10x प्लस cot x, ये नहीं आता। ठीक है भाई, चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। देखो ये सवाल आराम से आप लोग लगाओगे, कल करवा दूंगा। ठीक है भाई, इन सारे सवाल को कल करवा दूंगा, जितने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं कल का इंतजार करें, ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। कल 6:30 बजे रेडी रहना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। धमाकेदार मैंने क्लास ली है। जय हिंद, जय भारत।